मेरा नाम जीत सिंह है और मैं राजीव गांधी फाउंडेशन में से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक रिसर्चर हूँ और जल जंगल जमीन के मुद्दों पर रिसर्च का काम करता हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम है ये एक सीरीज का एक तरह से उद्घाटन है। ये सीरीज है पर्यावरणीय मुद्दों पे, जो भारत के पर्यावरणीय मुद्दों पे जिस तरह के संघर्ष हुए हैं और जो रचनात्मक कार्य हुए हैं उन पे हम एक सीरीज ऑफ इवेंट करना चाहते हैं जूम के जरिए। तो ये उस कड़ी में ये पहला एपिसोड है। चिपको से हमने शुरू करना चाहा क्योंकि चिपको एक ऐसी एक ऐसा आंदोलन है जिसमें बहुत बड़ा संघर्ष भी हुआ है और बहुत सारे रचनात्मक काम भी हुए हैं। और ये उस बैलेंस को भी बखूबी, जब इसका शुरुआत हुई थी, इसने उस बैलेंस को बखूबी एड्रेस किया, जिसमें एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी आजीविका के संवर्धन की बात करते हैं। तो जो ये हमारा तो जो ट्रेड ऑफ होता है आजीविका और इन्वायरमेंट के बीच, इस ज्वलंत मुद्दे को इस आंदोलन ने बखूबी एड्रेस किया था उस दौरान। तो हम इसलिए भी चिपको से शुरुआत करना चाहते हैं। और दूसरा कारण तो ये है कि चिपको विश्वविख्यात आंदोलन भी है और ये भारत की धरोहर भी है, इसलिए भी हम इसको आज शुरू करना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते, अभी तो ऐसा नहीं हो पा रहा, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि हर हफ्ते हम एक नए पर्यावरण मुद्दे के साथ आए, चाहे वो उसमें संघर्ष का मुद्दा चाहे उसमें संघर्ष किया गया हो या उसमें कुछ रचनात्मक काम किए गए होंगे। ऐसे मुद्दों को लेकर के हम हर हफ्ते एक एपिसोड करने का ऐसा हमारा उद्देश्य है, हम करने की कोशिश करेंगे। आज के जो कार्यक्रम है उसमें 3 मुख्य वक्ता हैं और हमने खास तरीके से उन 3 लोगों को चुना है जो 3 अलग अलग तरीकों से अपनी बात को रखेंगे। पहले जो वक्ता है हमारे वो श्री मुरारी लाल जी हैं। मुरारी लाल जी उन प्रमुख स्तंभों में से हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत गोपेश्वर से की थी, जिसमें हमारे श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी थे, हमारे आनंद सिंह बिष्ट जी थे, हमारे चक्रधर तिवारी जी थे, मुरारी लाल जी थे और तमाम अन्य साथी थे जिन्होंने इस चिपको आंदोलन की नींव एक तरह से दसोली ग्राम स्वराज्य संघ के कार्यालय से रखी थी। तो उस हमारा सौभाग्य है कि श्री मुरारी लाल जी आज हमारे साथ हैं और वो अपने अनुभव बांटेंगे हमारे साथ कि उस समय जो संघर्ष उन्होंने किए थे वो किस तरह के थे और उनको उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ाया। तो ये हमारे पहले वक्ता होंगे। दूसरे वक्ता हमारे दूसरी जनरेशन के व्यक्ति हैं, इनका नाम है लक्ष्मण सिंह नेगी। ये भी चमोली से हैं, लेकिन जोशीमठ जो क्षेत्र है वहाँ पे काफी समय से काम कर रहे हैं। जल संरक्षण के, मृदा संरक्षण के कामों में उनका बड़ा काम है वहाँ पे। और हर वर्ष 5 और 6 जून को वो हमारे जो चिपको आंदोलन की एक प्रमुख नेत्री थी, महिला नेता थी गौरा देवी, उनके सम्मान में एक मेला आयोजित करते हैं, पर्यावरण मेला आयोजित करते हैं। काफी फेमस है उस क्षेत्र में ये मेला। तो वो हमारे दूसरे वक्ता हैं। और तीसरे वक्ता जो हैं वो डॉक्टर प्रेम बहुखुंडी जी हैं। प्रेम बहुखुंडी जी एक वनाधिकार के मुद्दों पर कई वर्षों से काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के भी बहुत सारा काम किया है। हाल के वर्षों में उन्होंने वन अधिकार पे बहुत सारा काम किया है। उनका मानना है कि किस तरह से वन हमारे लोगों के आम जीवन से, आम आजीविका से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमको किस तरह से इसका बैलेंस करना चाहिए, पर्यावरण और आजीविका के मुद्दों को किस तरह से बैलेंस करना चाहिए। ये उनके इस पर वो ज्यादा बातचीत करेंगे। इसके अलावा चिपको के आज के परिदृश्य में हम उसका किस तरह से आज के संदर्भ में उसको कैसे देखते हैं, इस पे बातचीत करेंगे। तो ये 3 हमारे वक्ता हैं आज के। इनके बारे में हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे हम लोग, जो हमारी टीम ने बनाया है। हमारी टीम में रजनीश और आदिल और उसके साथ उनके और साथियों ने इसको तैयार किया है चिपको के ऊपर।
तो ये 6 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है, पहले इसको देखते हैं एंड देन हम अपने पहले वक्ता की तरफ चलते हैं। इस तस्वीर में जिन महिलाओं ने पेड़ों के तनों को अपने आलिंगन में भर रखा है, वो ना कोई खेल खेल रही हैं, ना ही ये इनके किसी पर्व त्योहार का हिस्सा है। दरअसल ये तस्वीर गवाह है किसी सामूहिक कार्यवाही की एक ऐसे असाधारण घटना की, जहां कुछ गांव के बाशिंदों ने अपने जंगलों को मुनाफे के भेंट चढ़ने से बचाने के लिए पेड़ों को अपने बाहों में भर लिया था। ये कहानी है हिमालय की गोद में बैठे तब के उत्तर प्रदेश और अब के उत्तराखंड से शुरू हुए चिपको आंदोलन की, जिसका नारा था, हम पेड़ नहीं कटने देंगे, पेड़ से पहले हम कटेंगे। इस आंदोलन ने दुनिया भर में पर्यावरण बचाने के लिए हो रहे आंदोलनों को एक नई राह दी। इस आंदोलन ने गांव के अनपढ़ों से लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों, वैज्ञानिकों तक का ध्यान अपनी ओर खींचा। हर वर्ग के लोगों को इस आंदोलन ने किसी न किसी रूप में प्रभावित किया। साथ ही साथ एक बेहद जरूरी सवाल भी हमारे समक्ष छोड़ गया कि वन की संपत्ति पर पहला अधिकार आखिर किसका है, बाजार का या वहां रहने वाले निवासियों का? उत्तराखंड धरती पर स्वर्गों में शुमार, मानो जिसे प्रकृति ने खुद चुना हो अपनी खुशबू बिखेरने को। लेकिन बाहर से जितनी खुश दिखाई पड़ती है, अंदर से उतना ही दर्द समेटे हुए। दर्द है पलायन का। दरअसल पिछले कई दशकों से उत्तराखंड पलायन की मार झेल रहा है। बेहतर रोजगार की तलाश में ना जाने कितने परिवारों ने शहर का रुख कर लिया। कारण पहाड़ी इलाकों में यातायात के साधन न होने के कारण कामकाज के ज्यादा अवसर न होने। जो लोग बचे हुए हैं, उनके लिए जो बचे खुचे काम थे, वो था खेती और जंगल के संसाधन का उपयोग करके गुजर बसर करना। जंगल के नजदीक रहने वाले लोगों ने जंगल की संपदा के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार देने के कई प्रयास शुरू किए, जिसके लिए ग्राम स्वराज संघों का गठन शुरू किया गया। चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में भी एक ऐसे ही संघ का गठन किया गया, दौशाली ग्राम स्वराज संघ, जिसका काम गांव वालों को कौशल सिखाना था। गांव वाले पेड़ों से निकलने वाली लकड़ियों से खेती बाड़ी के औजार बनाया करते थे। औजार बनाने के लिए वो ज्यादातर अंगू के पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि वो बहुत हल्के लेकिन बेहद मजबूत हुआ करते थे। पहाड़ के ठंडे मौसम और कठोर पथरीली जमीन में अंगू की लकड़ियां सबसे ज्यादा असरदार मालूम पड़ती थी। ये लकड़ी मौसम के मुताबिक ना तो ठंडी होती है ना गर्म, इसीलिए कभी फटती भी नहीं और अपनी मजबूती के कारण बरसों तक टिकती है। इसी तरह संस्था की मदद से लोग किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे थे। 27 मार्च 1973 की शाम संस्था के प्रमुख कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट के साथ इस मसले पर समाधान के लिए एक बैठक बुलाई जाती है। बैठक में सभी एक मत से सहमत थे कि हम अंगू के पेड़ को नहीं कटने देंगे, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था कि पेड़ों को काटने से कैसे रोका जाए। तभी पता चला कि साइमन कंपनी वाले लोग पेड़ों के काटने के लिए गोपेश्वर पहुंच चुके हैं। बैठक में जैसे खलबली सी मच गई। तभी चंडी प्रसाद भट्ट उठे और जोर से चिल्लाए, कह दो इन साइमन वालों से कि हम अंगू के पेड़ नहीं कटने देंगे। वो पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाएंगे तो हम पेड़ों का अंगवाल्ठा कर लेंगे, माने आलिंगन। जब पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलेगी तो लोग पेड़ों के तनों को अपने आलिंगन में ले लेंगे। ठेकेदार की कुल्हाड़ी का पहला बार अपनी पीठ पर सहेंगे और आखिरी दम तक पेड़ से चिपके रहेंगे। 27 मार्च 1973 के दिन गोपेश्वर में एक नए आंदोलन का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। इस आंदोलन में गांव के पुरुषों और खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं का नेतृत्व महिला मंडल की अध्यक्ष देवी जी कर रही थी। इसी आंदोलन के साथ हिंदुस्तान के महान पर्यावरण चिंतक श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी भी जुड़े और इसका नेतृत्व भी किया। देखते ही देखते ये आंदोलन आग की तरह फैल गया, जिसके नारों की गूंज पूरे हिंदुस्तान भर में सुनाई दी। आज हिमालय की ललकार वन पर गांव का अधिकार, जिसकी आवाज सरकार के कानों तक भी पहुंची।
तब की केंद्र सरकार ने इस आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए पर्यावरण को अपना एजेंडा बना दिया। पर्यावरण को बचाने के लिए उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को पारित किया, जिसका मकसद जंगलों की रक्षा और पर्यावरण को जीवित रखना था। जिसके बाद हिमालयी क्षेत्रों में वनों को काटने पर 15 साल तक की रोक लगा दी। बाद के वर्षों में यह आंदोलन पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में कर्नाटक तक फैला। चिपको आंदोलन का एक नारा जिसने दुनिया भर के लोगों को जंगल का महत्व समझा दिया, वो नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी और इस टीम को जिन्होंने ये बहुत कम समय में इस वीडियो को तैयार किया है। ये एक तरह से हमारे आज के कार्यक्रम का एजेंडा सेट करता है, दिखाता है, दर्शाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। क्या ये पूरा आंदोलन रहा है, उसको एक कोशिश की है उन्होंने कुछ मिनट के वीडियो में डालने की। हम पहले वक्ता की तरफ चलते हैं। आज हमारे पहले वक्ता हैं श्री मुरारी लाल जी। मुरारी लाल जी अभी दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल की जो पूर्ववर्ती जो संस्था थी दसोली ग्राम स्वराज्य संघ, उसके अध्यक्ष हैं। उनको एक चिपको का सिपाही के साथ साथ उनको एक चिपको के सिपाही के रूप में तो जानते ही हम, चंडी प्रसाद भट्ट और तमाम अन्य नेताओं के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के इस आंदोलन की शुरुआत की थी और उसको आगे बढ़ाया था। लेकिन उसके साथ साथ आंदोलन के बाद उन्होंने कई वर्षों तक जंगल में बहुत तरह के रचनात्मक कार्य किए हैं और उनका जो प्रमुख रचनात्मक कार्य है वो है एक मिश्रित जंगल का विकास। गोपेश्वर जो शहर है जहाँ पे चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी से सटा हुआ एक गांव है पपड़ियाना। पपड़ियाना एक छोटा सा गांव है, शहर से लगा हुआ है, लेकिन लोगों की अधिकतर आजीविका जो है आज भी जो है खेती और जंगल पे डिपेंडेंट है। उस गांव के आसपास के जंगल को विकसित करने का बीड़ा मुरारी लाल जी ने उठाया और फिर उन्होंने वहां की महिलाओं को और पुरुषों को साथ दिया और एक बेहतरीन जंगल आज भी हमारे पास है। वो जंगल उन्होंने एक बेहतरीन मिश्रित जंगल बनाया जहाँ पे बांस के पेड़ हैं और बुरांस के पेड़ हैं और तमाम अन्य प्रकार के पेड़ हैं। तो एक उनकी बड़ी उपलब्धि है ये एक चिपको नेता होने के साथ साथ। ये हम सभी के लिए एक खुशी का विषय है कि वो हमारे साथ हैं। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा श्री मुरारी लाल जी से कि प्लीज आप अपना वक्तव्य दे करके हमको अवगत कराएं, हमको बताएं कि किस तरह के संघर्ष आप लोगों ने किए। मुरारी लाल जी। मान्यवर प्रणाम। मैं मुरारी लाल सर्वोदय कार्यकर्ता, ग्राम पपड़ियाना, दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल, गोपेश्वर। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके दर्शनों को देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस अवस्था में, और मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना जीवन मैंने जो बिताया है पर्यावरण के क्षेत्र में, तो इस संबंध में मैं सबसे सर्वप्रथम तो चिपको आंदोलन के संबंध में थोड़ा आपके समक्ष कहना चाहता हूं। ठीक, ये कार्यक्रम हमारे दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल में हुआ था। प्रथम बैठक चिपको 1 अप्रैल 1973 में चंडी प्रसाद जी के नेतृत्व में हुआ था। चिपको विचार के प्रेरणा था, उन्होंने हमें सबको संबोधित किया है। वहां पर टंगसा से आनंद सिंह, खला से भी आनंद सिंह आए हैं और जगह जगह से लोग आए हैं, और वहां पर बैठ करके ये हुआ कि भाई यहाँ पर सामेन कंपनी के लोग आ रहे हैं और वो जंगलों की क्षति पहुंचाएंगे, जिसका कि बैडमिंटन वगैरह बनते हैं। हमारे जो अंगूर के पेड़ हैं हमारे जंगल में, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम वहां पर कार्यक्रम मंडल में वो करते हैं। तो भट्ट जी ने जब ये कार्यक्रम की बैठक की है, तो प्रथम 24 अप्रैल
1973 को मंडल में ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था। तो वहाँ कंपनी सामेन कंपनी के लोग गए हैं जंगल में। तो वहां पर हमने सिरोली से लेकर, बंडवारा से लेकर, कल्ला मंडल से लेकर, कोटेश्वर से लेकर, बैरागना से लेकर, देवलदार से लेकर कम से कम 6-7 गांव लोगों को इकट्ठा किया। हमें ड्यूटी बची हुई थी, अमुक गांव में अमुक आदमी जाएगा, अमुक गांव में अमुक आदमी जाएगा। तो सारे लोग हम इधर उधर फैल करके वहां पर महिलाओं का जथा बना। तो महिलाओं ने कहा कि हम लोग अपने बरसों से पाले हुए वृक्ष हैं, ये हमारा ये मैका है, हम अपने मैका, यहाँ से हमें घास पत्ती मिलती है और सब्जी मिलती है, गजरा चंद्रा सब्जी मिलती है, हमारा ये मैका है। जिस प्रकार लड़की अपनी मैका जाती है, माँ बापों से हर एक प्रकार का सामान लाती है, उसी प्रकार हमारा ये मैका है। इस प्रकार से महिलाओं ने कहा कि आप अगर हमारे पेड़ काटेंगे, हमारे पास, आपके पास तो आरे कुलाड़े हैं, लेकिन हमारे पास कोई चीज नहीं है, हम पेड़ों पर चिपक जाएंगे और हमारे पीठ में आप कुलाड़ी आरी लगा दो। तो वहां पर हमने कहा है कि चिपका पेड़ों पर अब न कटन जा, जंगलों की संपत्ति अब न लुटन जा। तो वहीं पर से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और चिपको आंदोलन का नाम वहीं पर से शुरू हुआ है। उसके बाद चलते चलते महिलाएं जब पेड़ों पर चिपकने लगी, 1 हफ्ते तक वहां पर कार्यक्रम चला। आखिर वो वहां से छोड़ करके तब फाटारामपुर में गए। फाटारामपुर में केदार सिंह जी थे मुखिया और हम सब लोग थे, भट्ट जी थे, सारे लोग वहां पर महिलाओं को इकट्ठा किया। वहां पर भी यही स्थिति हुई कि महिलाओं ने कहा कि हम पेड़ों को काटने ही नहीं देंगे, हमारा ये जंगल है, हमारी पशुपालन का मुख्य साधन है। तो इस प्रकार से वहां पर भी वो, तब उसके बाद वो माननीय चंडी प्रसाद भट्ट जी थे, उनके नेतृत्व में ये 3 जगहों में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई है। प्रथम मंडल, दूसरे में फाटारामपुर, तीसरे में रेणी गांव में। रेणी लाता की महिलाएं उन्होंने इकट्ठा होकर के और हम बड़ी सफलता करवाई है और हमने पूरा सहयोग वहां पर महिलाओं को दिया है। इसी प्रकार से वो आखिरी चले से वहां का जंगल चित्र रहा और आज जंगल यहाँ पर खाली धरती है, नंगी धरती करके हरियाली बना रहे हैं लोग। मैं अपने अगर मुझे मौका मिल गया, मैंने सरकार से चिपको आंदोलन के साथ अपने गांव में, पपराना में, जो वहां पर पशु करेंगे, शाम को करेंगे, गांव का वहाँ आबादी ज्यादा है और वन कम है, तो हमारी महिलाएं 18 किलोमीटर क्या नाम कहते हैं वहाँ का नाम, गाड़ी गांव है। गाड़ी गांव के ऊपर टिटरी गांव हुआ, वहाँ टिटरी का जंगल हुआ, वहां से घास लकड़ी लाते थे। 8 बजे हम चमोली जा करके 2 हिस्से करते थे, तब 8-9 बजे महिलाएं घर आती थी। इस प्रकार से मुझे बड़ा दर्द लगा। मैंने भट्ट जी से कहा, भट्ट जी मैंने कहा गढ़वाल में एक कहावत है कि घर के जोगी और बाहर के सिद्ध। घर में तो हम, हमारी महिलाएं ऐसा कर रहे हैं और हम बाहर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं स्वयं पहले अपना गांव में महिलाओं को सुख सुविधा पहुंचाऊंगा और अपनी नंगी धरती को हरित क्रांति में तब्दील करूंगा। मैंने कहा, मैंने ये संकल्प ले लिया है। तो प्रथम जब मैं बांध की पौध लाए, इधर उधर से ग्वार से एक गांव आता है, तो वहां बंजानी से मैं 50 पौध बांध के लाया हूँ और भट्ट जी के पास आया। मैंने कहा, भट्ट जी कल हमारे यहाँ वृक्षारोपण है। पौध कहाँ से लाए? मैंने कहा, मैं यहीं से लाए हूँ, मेरे बांध के पौध ला रखे हैं, आप साधारण आमंत्रित है। तो कल को जो भट्ट जाए हैं, तो हमने घर की पकौड़ी बनाई है और घर की चाय बनाई है और वहां पर पंडित को ले जा करके पहले धरती की पूजा की है, उसके बाद पेड़ की पूजा की है, उसके बाद शुरुआत हुई वृक्षारोपण की। तो 50 पेड़ों का रोपण किया है। जब साल भर में 50 के 50 जीवित रह गए हैं, मुझे बड़ी ललक हुई, बड़ी खुशी हुई कि इसी प्रकार से लगते मेरा अपना व्यवहारिक ज्ञान है। उस प्रकार तब उसके बाद में पोखरी बिलोक समन्वय था। अब बजनू से आ रहा था फरवरी में, तो बांध के बीज पेड़ पर ऐसे जुए हुए थे।
मैंने झोला खोला और वो पिट्ठू में रखा झोले का सामान, और वो झोला भर के बांध के बीज लाया हूँ, और गोलतीर से गोपेश्वर आया हूँ। शाम को मैंने पानी में रखा उसको, तो गलत थे जो ऊपर आ गए, और जो बड़े पक्के हुए थे वो नीचे रह गए। सुबह को उनको छान छून करके पुतली बनाई, महिलाओं को कहा कि कुदाल रखो और ये रोपण करना है, बीज का रोपण। उस प्रकार से हमने बीज का रोपण किया है, और साल भर में उनमें भी वो अंकुर आ गए हैं। तो इस प्रकार से मैंने काफल का बीज लाया हूँ, बुरांस का बीज लाया हूँ। इस प्रकार से हमारे यहाँ कुछ नहीं था, आज बुरांस काफल अंगूर तक मेरा लगा रखा है। इस प्रकार से गांव के सहयोग से, महिलाओं के सहयोग से, बुजुर्गों के सहयोग से, युवकों के सहयोग से रात और दिन इसी काम में लगा हुआ रहता था। आज जो कि गोपेश्वर के लिए, जनपद चमोली के लिए ये उदाहरण बना हुआ है। और मेरे पास कुछ प्रमाण पत्र भी है, मैं यहाँ पर भाई लोगों को दिखाना चाहता हूँ इसको। और मुझे, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आपके साथ बात करने का मौका मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। आज भी 89 वर्ष की उम्र में आपके दर्शन हो गए हैं, और अपनी बात, अपनी व्यथा, अपनी जो तीव्रता थी, मेरी जो ललक थी प्रकृति से जुड़ने का और प्रकृति के साथ काम करने का, वो आज मेरा जो धारणा थी वो आज पूर्ण हो गई है। धन्यवाद। मैं आपको सब प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मुरारी जी। आपने बहुत संक्षिप्त में लेकिन बहुत साफ तरीके से आपने बताया है उस संघर्ष के दिन जब चिपको आंदोलन ने जन्म लिया, और उसके बाद इस तरह के रचनात्मक कार्य हुए हैं। मैंने आपका खुद से आपका जंगल देखा है, जो जिस जंगल की आप बात करें, जिस जंगल को आपने और आपके गांव वालों ने मिलकर बनाया है, उस जंगल को देखा है, वाकई देखने लायक है। और आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आपको मौका मिलता है तो वो जरूर देखना चाहिए। इस जंगल के बारे में अलग अलग जगह लिखा भी गया है। डाउन टू अर्थ ने एक स्टोरी की थी इसके ऊपर। बहुत सुंदर सा जंगल है, और उन्होंने बहुत सारे प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए उस जंगल में। कहा, जब लोगों का मानना था कि उस एरिया में जो है 5 के 5 जो एक इस पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में एक पेड़ है जिसको अंग्रेजी में ओक बोलते हैं। तो वो कहते थे कि उस वाले जगह पे नहीं होगा जहाँ पे मुरारी लाल जी ने वो उसका रोपण किया था। लेकिन आज देख सकते हैं आपको, एक बेहतरीन जंगल है। आप लोगों से जब भी मौका मिले तो जरूर देखना चाहिए उसको। डॉक्टर प्रेम बहुगुंडी ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और उससे बढ़कर उनका एक पर्यावरणीय कार्यकर्ता हैं, जो पर्यावरणीय मुद्दों पर बहुत समय से मुखरता से अपनी बातचीत रखते हैं, मुखरता से अपने प्रश्न सामने रखते हैं। उसके अलावा वो बहुत सारे आंदोलनों से, पर्यावरणीय आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। वन अधिकार को लेकर के उन्होंने तमाम तरह के गोष्ठियां, आयोजन और आंदोलन किए हैं। काफी समय से उत्तराखंड में एक्टिव हैं। इसके अलावा वो एक पॉलिसी रिसर्चर हुए हैं, और वन पंचायतों के ऊपर भी उनका काफी गहन अध्ययन है और काम है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर बहुगुंडी जी से कि आप अपनी बात रखें। धन्यवाद जीत भाई। मेरा प्रणाम सभी लोगों तक पहुंचे। मुरारी लाल जी ने जिस बेहतर तरीके से, जिस सरलता के साथ हिमालय में वो रहते हैं, जिस सरलता के साथ अपनी बात रखी है, शायद मैं एज ए रिसर्चर, चूंकि मैं उस आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था, एज ए रिसर्चर मैं उतने सरलता से नहीं बोल पाऊंगा। मैं थोड़ा, मेरे शब्दों में कुछ कठोरता भी आ सकती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिर भी मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। जो 26 मार्च 1974 की जो रैनी की घटना है, जिसको चिपको आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना के तौर पर बोला जाता है, वो कोई, मेरा मानना है कि कोई अप्रत्याशित या अकस्मात घटना नहीं घटी थी। उसके पीछे एक पूरा इतिहास था, और अगर हम उस पूरे इतिहास को देखते हैं, वो शोषण का इतिहास था, वो संघर्षों का इतिहास था, तो वो लगभग 125 साल पहले तक हमको जाना पड़ेगा। और वहां से मैं शुरुआत करूंगा, तब जाके मैं चिपको की आज की परिस्थितियों पर आने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए के रखेंगे तो आ जाऊंगा मैं जल्दी ही टॉपिक पे। मैं बात कर रहा हूँ 1885 के फॉरेस्ट चार्टर की। ब्रिटिशर्स भारत आए थे, दक्षिण एशिया आए थे, लूटना उनका मुख्य उद्देश्य था, उसके अलावा और किसी काम के लिए आए नहीं थे। इसलिए उन्होंने 1855 के आसपास में, जब 1842 के आसपास उन्होंने भूमि का उपयोग कर लिया था, तो 1855 उन्होंने पहला फॉरेस्ट चार्टर बनाया।
कुछ लोग मानते हैं कि ये जो फॉरेस्ट चार्टर था या ये जो पूरा का पूरा पेड़ों को बचाने की उनकी कवायद थी, वो ऐसा नहीं था। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये फॉरेस्ट चार्टर जो है वनों को बचाने की कवायद नहीं थी, ये स्पष्ट था फॉरेस्ट पे कब्जा करने का, समुदायों को बाहर करने का एक उनका तरीका था। पूरा दक्षिण एशिया का इतिहास, जो मैं पहले भी लगातार बोलता हूँ, जब भी हम देखते हैं दक्षिण एशिया का इतिहास, दक्षिण एशिया का पूरा इतिहास वनों का और वन संपदाओं को बचाने का इतिहास है। चाहे वो झारखंड ले लीजिए, चाहे वर्मा का ले लीजिए, चाहे भारत का दक्षिणी भाग हिस्सा ले लीजिए, पूर्वी हिस्सा ले लीजिए, हमेशा ब्रिटिश के साथ जो पहला कॉन्फ्लिक्ट रहा वो फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज पे रहा, और बाद में ही वही जो है आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में समाहित हो गए। उत्तराखंड के अंदर अगर हम देखें कि कुली बेगार का जो आंदोलन है या जो कुमाऊं के जो आंदोलन है, वो बाद में, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत जी और बंदित दत्त पांडे जी टाइप के बड़े राष्ट्रीय नेता उभर के आए, वो सारे के सारे इनिशियली फॉरेस्ट के आंदोलन थे और बाद में ये राष्ट्रीय आंदोलनों में समाहित होते चले गए। तो अंग्रेज लूटने आए थे, मैंने आपको स्पष्ट तौर पर पहले ही बता दिया। फॉरेस्ट चार्टर का जो था वो पूरी तरह से, उसकी एक खासियत ये थी कि उसने फॉरेस्ट चार्टर वनों को लूटने का तो था, लेकिन उसने स्थानीय जो समुदाय था उसके अधिकारों को पूरी तरह से कटेल नहीं किया, पूरी तरह से खत्म नहीं किया, और माना कि ठीक है लोगों का भी थोड़ा बहुत अधिकार रहे ताकि स्थानीय समुदाय भी अपना गुजारा चला दे। लेकिन देखने की बात यह है कि पहली बार दक्षिण एशिया के अंदर, शायद पूरी हिंदू दुनिया में कह सकते हैं, लेकिन दक्षिण एशिया के अंदर स्थानीय समुदाय जो प्रबंधन करते थे, सदियों से प्रबंधन कर रहे थे वनों का, उस पर पहली बार एक इंस्टीट्यूशनल प्रबंधन ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट चार्टर के तहत करने की कोशिश करी। इसके बाद अधिकांश टाइम जो वन संपदा थी आदि के लिए जो धार्मिक और हमारा सामाजिक ताना बाना था कि किस तरह से हम अपने उसको बचाते, वो उन्होंने उसको खत्म किया और कहा कि नहीं, अब हम कानून बनाएंगे, उस कानून के तहत आपको चलना। 1856 में पहली बार वन विभाग की नियुक्ति का स्थापना होती है, और अब वन विभाग ऑफिशियली इंस्टीट्यूशनली वनों के प्रबंधन की जिम्मेदारी उसने ले ली और जनता से कहा कि अब तुम्हारी भागीदारी लगभग खत्म हो चुकी है। यहां से शुरू होते हैं कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम पूरे साउथ एशिया के कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो यहां से शुरू होते हैं, क्योंकि जनता तो उन वनों को पहले से बचा ही रही थी जिन वनों पर इन्होंने कब्जा करने का शुरू किया। और निसंदेह, मैं मतलब उसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है कि उनका मकसद बाहरी वनों को बचाना नहीं था, उनको अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ से स्लीपर्स चाहिए थे, उनको लकड़ी चाहिए थी, वन संपदा चाहिए थे, उस पर उन्होंने काम किया। इस तरह से उन्होंने जब 10 साल तक 1855 से लेकर 1865 तक अपना वनों को लेकर देख लिया कि हिंदुस्तान में क्या है, तो पहला कानून 1865 में लाए, जिसको हम कहते हैं पहला वन कानून के तौर पर उसको लेके आए। और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी भूमि जो गांव की नहीं है या जो व्यक्तियों की नहीं है, उसके अलावा जो जमीन भी है वो उसको उन्होंने, जो वेस्टलैंड है उसको उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया। अब अभी तक जो फॉरेस्ट जनता के थे, उस जनता पर, उस फॉरेस्ट पे सरकार ने सीधे सीधे कब्जा कर लिया। और उन्होंने एक नया शब्दावली जोड़ी जिसका नाम जोड़ा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड फॉरेस्ट्री, मतलब लक्ष्य आधारित वानिकी। लक्ष्य आधारित वानिकी का मतलब क्या, और लक्ष्य क्या है? क्या वनों का संरक्षण है? वनों का संरक्षण तो सदियों से हो रहा था, नहीं, स्पष्ट तौर पर लाभ और सिर्फ लाभ कमाना ही उनके वनों का उनके जो वन कानून था, जो उनकी फॉरेस्ट्री थी 1865 वाली, उसमें था। अब जब सरकार का लाभ कमाना हो जाए और वो सिर्फ लाभ ही कमा, म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, ये कुछ बग चल रहा है इसका। अच्छा ठीक ठीक, ये कोई बग चल रहा है ना जी। तो समुदायों के अधिकार खत्म होते चले गए। ब्रिटिश सरकार लगातार वनों पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करती, नए नए कानून बनाते रहे, और धीरे धीरे उन्होंने समुदायों को वनों से पूरी तरह से बाहर कर दिया। और 1878 में आते आते जो उन्होंने पहला कानून बनाया, उसमें उन्होंने, वो और ज्यादा जन विरोधी था, और ज्यादा कठोर था। वो कानून जैसे जैसे बनते चले गए वैसे वैसे कठोरता की तरफ जा ले रहे। और 1878 का जो कानून है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट था, वो ज्यादा एंटी पीपुल था, जिसने 3 तरह के फॉरेस्ट के अंदर पहली बार उसने कैटेगराइजेशन करी, वर्गीकरण किया। और उसका पहला फॉरेस्ट था कि रिजर्व फॉरेस्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता इसमें आ ही नहीं सकती, वो पूरी तरह से ब्रिटिश महारानी के लिए है, उसका संपदा सिर्फ ब्रिटिशर्स का कब्जा रहेगा, स्थानीय जनता को कोई अधिकार नहीं। दूसरा था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि स्थानीय जनता भी इन फॉरेस्ट में घुस सकती है, लेकिन उसमें अभी भी मालिकाना हक अंग्रेजों का रहेगा, और अंग्रेज जब चाहे हिंदुस्तानियों को उसके साथ उसकी रोक टोक लगा सकते हैं।
और तीसरा फॉरेस्ट था जिसको उन्होंने कम्युनिटी फॉरेस्ट किया। ये कानूनन 1878 में बनाया गया। लेकिन मजे की बात है कि 1878 में ये 3 क्लासिफिकेशन करने के बाद भी जो पहले 2 क्लासिफिकेशन है रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, तो कर दिया उन्होंने, लेकिन जो तीसरा था जो विलेज फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट है, उसको उन्होंने लागू नहीं किया। और ये कब लागू हुआ? ये तब लागू हुआ जब 1907 से लेकर 1920 के बीच में कुमाऊं के अंदर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट के डिपोज को जलाने लगा और कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ। और 1921 में कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंसेस कमेटी बैठी। उसके बाद जो जिसमें गोविंद वल्लभ पंत जी उसके में थे, सदस्य थे, उसने उस कमेटी ने जो अपने रिकमेंडेशन दिए, उसके बाद ये तीसरा कम्युनिटी फॉरेस्ट ये 1931 में वन पंचायतों के तौर पर लागू हुआ। वन पंचायतों की सबसे इंटरेस्टिंग खासियत यह है कि वन पंचायतों में वनों का प्रबंधन है, सामुदायिक वनों का प्रबंधन है, लेकिन वन विभाग को उससे पूरी तरह से बाहर रखा गया है। और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एसडीएम है या जो भी तहसीलदार है, वो उसमें थोड़ी बहुत मदद करेगा और वन विभाग इसमें पूरी तरह बाहर रहेगा। लोग चुने जाएंगे, सरपंच चुना जाएगा, पंच चुने जाएंगे, वो लोग इसको करेंगे। ये जो तीसरी श्रेणी वाला मैंने बता दिया कि नहीं हुआ। अब ये जो कानून थे, इन कानूनों की आड़ में जो सबसे खतरनाक प्रावधान हुआ वो 1893 में हुआ। 1893 में क्या हुआ? सरकार ने घोषित किया कि जो भी भूमि व्यक्तियों की है या जो गांव की है, गांव बताए कि मेरी भूमि कहाँ तक है, आपका पंदेरा है, आपका नदी है, आपका ये है, आपने बता दिया हमारा ये क्षेत्र है, उसके बियॉन्ड जितनी भूमि है जो बच गई, जो आपने जिस पर आपने अपना अधिकार नहीं बताया, अधिकार जता नहीं पाए, वो ब्रिटिश सरकार ने कहा वो पूरी तरह से हमारी हो गई है और वो ब्रिटिश सरकार की हो गई। उसके बाद यहाँ से जो है लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने शुरू हुए। फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ उत्तराखंड के अंदर, मैंने बता दिया 1907 से 20 के बीच में। भारतीयों को उम्मीद थी। उसके बाद 1935 के अंदर ये जो पार्कों का कानून आया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि आज पार्कों से लेकर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारतीयों को उम्मीद थी कि जब देश आजाद हो गया है, खासकर 1947 के बाद, तब शायद हमारे जो फॉरेस्ट है, हमारे जो वन है, जो अंग्रेजों ने छीन लिए थे, जो हमारे थे, वो शायद हमारे कब्जे में आ जाएंगे, वापस हमको मिल जाएंगे। लेकिन भारतीय जो 1952 का जो कानून है, वन कानून 1952 जब आया, 1952 कानून में कोई बदलाव नहीं, वो एज इट इज जैसे पुराने कानून चल रहे थे उन्हीं को भारतीय सरकार ने लगभग ले लिया। बल्कि इसमें एक और गड़बड़ी हुई कि थोड़ा सा इनको और कठोर बना दिया गया। अब समाज को और थोड़ा सा दूर कर दिया गया। जो पंडित नेहरू का जो स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश के बड़े बांध हैं और जो बड़े कारखाने हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं, और दूसरा उनका स्टेटमेंट जो उन्होंने शायद झारखंड में दिया था, वो उन्होंने कहा था कि अगर देश की तरक्की के लिए आपको थोड़ा बहुत सहन करना पड़ रहा है तो उसको भी सहन कीजिए। ये जो 2 स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट ने पर्वतीय क्षेत्रों से, आदिवासी क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से जो लूट है, संसाधनों की लूट है, मानव संसाधनों की लूट है, जो स्किल्ड लोग थे वो भी शहरों की तरफ जाने लगे, जो अच्छी लकड़ी थी वो शहरों की तरफ जाने लगे, जो भी अच्छा था, अच्छा फल था, अच्छा अनाज था, वो शहरों की तरफ जाने लगा, और गांव पूरी की पूरी तरह से संसाधन विहीन, मानव विहीन होते चले गए। तकनीकी का विकास इस बीच हो चुका था, पानी से हम ऊर्जा बनाना सीख चुके थे, ग्रिड आ चुकी थी, उसने हमारे पानी को शहरों में पहुंचा दिया, नलों के मार्फत पहुंचा दिया, मानव श्रम जाने लग गया, और गांव धीरे धीरे अपना अस्तित्व की जो रक्षा थी उसकी लड़ाई लड़ने लगे, और वो उनके पास एकमात्र संसाधन बच जाता तो था फॉरेस्ट। अगर हम सर्वोदय मंडल की बात करें तो जब देश आजाद हुआ, गांधी जी की हत्या तत्काल बाद कुछ महीनों के बाद ही हो गई। नेहरू अपने आप में सबसे बड़े लीडर के तौर पर इस देश में प्रतिष्ठापित हो गए, गांधी के बाद उन्हीं का नंबर था। और जो जिस स्कूल ऑफ थॉट से वो समाजवादी स्कूल ऑफ थॉट की वो बात करते थे, बिग इज बेस्ट, बड़ा ही सब कुछ अच्छा, बड़े कारखाने, बड़े बांध, बड़े चीजें, वो उस पर काम करते थे। जो सर्वोदय है, कई सर्वोदयों को मेरी बात से थोड़ा नाराजगी होती है। सर्वोदय पहले दशक में, आजादी के पहले दशक में थोड़ा शांत बैठे रहे, और तब जाके उन्होंने 60s में जाकर थोड़ी बहुत उन्होंने हलचल बढ़ाई, और हलचल बढ़ाने के बाद उत्तराखंड सर्वोदय मंडल ने 1961-62 के बाद जो काम करना शुरू करा। तो ये जो सारी की सारी बातें मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जो सर्वोदय मंडल का काम है 1960 से लेके और 70 के बीच में, जिसमें उन्होंने गांव-गांव के अंदर वृक्षारोपण की बात करी, गांव के अंदर नशा मुक्ति की बात करी, जहां पर उन्होंने जाति तोड़ने की बात करी, या जो गांधीवादी सिद्धांतों को उन्होंने लागू करने की बात करी, कुटीर उद्योगों की बात करी, जिसके तहत दसोली ग्राम स्वराज संघ का गठन होता है, वो सारे के सारे गांधीवादियों का बेसिक काम था। उस बेसिक काम की वजह से ही गांव तैयार हो चुके थे चिपको आंदोलन जैसे आंदोलन को करने के लिए। 1971 के अंदर जो बाढ़ आई है अलकनंदा के अंदर,
उस बाढ़ के बाद एक बात इंटरेस्टिंग रही कि जो ये इसी तरह की बाढ़ 1800 के आसपास स्विट्जरलैंड में आई थी। स्विट्जरलैंड में उनको बहुत दिन लगे इस बात को लोगों को कन्विंस करने में कि इस बाढ़ का सीधा संबंध यहाँ के पेड़ों की कटाई से है। लेकिन यहाँ शायद लगभग 100 साल बाद की बात थी। यहाँ ये स्थिति आई कि जैसे अलकनंदा में बाढ़ आई तो जो घाटी क्षेत्र थे, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, इन क्षेत्रों के, देवप्रयाग, श्रीनगर, इन लोगों के, यहाँ के लोगों को ये बात समझ आ गई कि पेड़ों के कटान का सीधा असर बाढ़ के साथ संबंध है और वो हमारे अस्तित्व के लिए भी खतरा है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं है जो ऊपरी क्षेत्रों में रह रहे हैं, बल्कि उन लोगों के अस्तित्व के लिए भी खतरा है जो नीचे घाटियों में रह रहे हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के अंदर एक चिपको जैसे आंदोलन की परिकल्पना शुरू हो चुकी थी। 1972 के अंदर कानून आता है, वन्य जीव संरक्षण कानून आता है। उससे और ज्यादा कठिनाइयां पर्वतीय क्षेत्रों में होने लगी, ग्रामीण क्षेत्रों में होने लग गई। इस बीच में जो इंटरेस्टिंग घटना होती है वो मिसेस गांधी का जो भाषण है, जिसमें उन्होंने विकास वर्सेस पर्यावरण की कल्पना करी। दुनिया के अंदर जो पर्यावरण आंदोलन है वो रियो में जो उन्होंने दिया था, उसके बाद जो दुनिया के अंदर पर्यावरण आंदोलन है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे। और 1974 की घटना की बात अभी मुरारी लाल जी ने बता दिया, उस पर मैं जानना नहीं चाहता हूं। हम सब लोग उसको जानते हैं कि क्या हुआ था घटना में, कौन कौन हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे रैनी पहुंचे थे, कैसे उन्होंने पहले मंडल के आसपास के जंगलों को साइमन वुड कंपनी को दिया और साइमन वुड कंपनी ने यहाँ लेने की कोशिश करी, किस तरह से दसोली ग्राम स्वराज को उन्होंने 6 पेड़ देने के लिए तैयार नहीं हुए और इनको पूरा का पूरा जंगल दे दिया। जब यहाँ के लोगों ने विरोध किया तो ये लोग फाटा की तरफ उनको दे दिया गया जंगल। वहां पर फाटा के अंदर भी विरोध हुआ उनका, क्योंकि फाटा को भी लगने लगा, वहां के लोगों को, रावत जी थे, उनको लगा कि दिक्कत हो जाएगी। तो फिर तीसरे तौर पे ये लोग बाद में रैनी के जंगलों का अलॉटमेंट किया गया। और रैनी के जंगलों का अलॉटमेंट करते हुए जिस सातिरता के साथ, जिस चालाकी के साथ वन विभाग ने और सरकार ने काम किया कि एक तरफ वहां के ग्रामीणों को गोपेश्वर बुलवा लिया क्योंकि आपको 1962 का जो मुआवजा है वो मुआवजा दिया जाएगा, इसलिए सारे पुरुष यहाँ आ जाएंगे। एक तरफ उन्होंने चंडी प्रसाद भट्ट जी को धोखे से बुला लिया और गोपेश्वर, क्योंकि उस दिन डीएफओ उनके जो वर्कशॉप थी उसमें विजिट करने वाला था। वो जो सातिरपना उन्होंने करा, और जब महिलाएं रैनी गांव के अंदर बच गई थी तब अचानक से उसके लोग जाते हैं और वहां पर जाकर वो सारी हरकतें करते हैं, जिसके बाद वो जो 26 मार्च 1974 का जो ऐतिहासिक दिवस बनता है। इस पूरे के एक अगर हम देख लिया जाए तो इस पूरे मैंने जो बताया नेहरूवन जो मॉडल है, जिसमें उत्तराखंड के जो हिस्से में जो चीज आई थी इंडस्ट्री के तौर पर, अगर हम इंटरेस्टिंग बात देखें, वो सहारनपुर में स्टार पेपर मिल को हम उत्तराखंड के हिस्से की मानते हैं। उत्तराखंड का चमोली का पेड़ कटेगा, रुद्रप्रयाग में पेड़ कटेगा और वो सहारनपुर जा रहा है। उसका लोगों ने विरोध करना शुरू किया। कोई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि हमें कहें कि भाई हम अगर लकड़ी यहाँ की जा रही है तो यहाँ कागज बन सकता है, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो ये सारे के सारे विरोध, अंतर विरोध थे इस पूरे के दौर में। अब ये जो आंदोलन था, इसमें मुख्यतः मैं मानता हूं कि सब लोग अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी कल्पनाओं को रखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें 3 तरह की शक्तियां काम कर रही थी। चूंकि मैं बाहर से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, बाहर से मैंने उस पर रिसर्च किया, 3 तरह की शक्तियां इन्वॉल्व थी। पहली शक्ति वो लोग इन्वॉल्व थे जो सर्वोदय कार्यकर्ता थे, जो ये कह रहे थे कि जो वन है उन वनों का इस्तेमाल स्थानीय रोजगार के लिए, स्थानीय हितों के लिए होना चाहिए। वो पेड़ कटने का सीधे विरोध नहीं कर रहे थे। इसलिए जो लोग इसको पर्यावरण आंदोलन कहते हैं, मैं उनको कहता हूं कि पर्यावरण आंदोलन नहीं था, ये वनों पर अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने का आंदोलन था। ये कहने का आंदोलन था कि यस, जंगल हमारा है, हमने बचाया है, इस पे इस्तेमाल करने का पहला अधिकार हमारा है। इसीलिए दसोली ग्राम स्वराज संघ ने जो उनकी वर्कशॉप थी उसके लिए लकड़ी मांगी थी। और दूसरे एक तो ये वाला ग्रुप था जो चाहता था कि इंडस्ट्रीज लगे पहाड़ों के अंदर। दूसरा ग्रुप था जिसको हम लेफ्टिस्ट का बोल सकते हैं, गोविंद सिंह रावत के नेतृत्व में जो कम्युनिस्टों का था, जो ठेकेदारी प्रथा का विरोध कर रहा था। वो जंगलों के अंदर जो बड़े ठेकेदार थे उनका विरोध करता था, और उन्होंने जो श्रमिक समितियां बना रही थी, श्रम वेलफेयर समितियां कुछ थी उनकी, वो जो बनाई हुई थी, उन्होंने श्रम संगठन बनाए हुए थे, वो चाहते थे कि ठेका इन लोगों को मिले पेड़ काटने का, बाहर के मजदूर न आए, बड़ा ठेकेदार न आए, छोटे ठेकेदारों से कटाया जाए। दूसरे तरह के वो लोग थे। और तीसरे तरह के लोग गौरा देवी के नेतृत्व में या बचनी देवी के नेतृत्व में, वो महिलाएं थी जिन महिलाओं को जंगल से सीधा रोजमर्रा का संबंध था। वो पैसा नहीं देख रही थी, वो कुछ और व्यापार नहीं देख रही थी, वो सीधे सीधे रोजमर्रा का मामला था। घास, लकड़ी, पानी, जड़ी बूटी, जंगली सब्जी, फल, ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें होती है। तो 3 तरह की विचारधाराएं
अब चूंकि सामने जो खड़ा है वो सरकार खड़ी थी, सरकार के पोषित ठेकेदार खड़े थे और बाहर के मजदूर खड़े थे, इसलिए तीनों शक्तियां इकट्ठी हो गई और इन तीनों शक्तियों ने मिलकर इस प्रतिरोध को, इस आंदोलन को जीवित रखा। उस तरह की अगर हम पूरी आंदोलन की जो विचारधाराएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसको हम कह सकते हैं कि उनको अध्ययन करते हैं, तो क्लेम भले ही बहुत लोग ये करें कि मैंने आंदोलन शुरू किया या मैं उस आंदोलन का नेता था, लेकिन सच ये कि एक सामूहिक आंदोलन था, इसमें कई विचारधाराएं मिली हुई थी और ये इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं था। कोई जंगल बचाना चाह रहा था, कोई जंगल का इस्तेमाल करना चाह रहा था, कोई तो घाटियों के लोगों का मानना था कि पेड़ नहीं कटना चाहिए ताकि हम जीवित रहे, हम बचे रहे। वो 1971 की जो भीषण आपदा थी उसको देख चुके थे। तो ये एक सामूहिक आंदोलन था कुल मिलाकर हम कह सकते हैं। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, अब मैं आंदोलन की डे की उस पर नहीं जा रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता चला तो इस आंदोलन के अंदर नए लोग जुड़ते चले। मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया के अंदर 70 का दशक था जब विश्व में पर्यावरण आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। मिसेस गांधी का भाषण बहुत इंपॉर्टेंट भाषण है उसमें। उससे पहले ग्रीन पार्टी जर्मनी में किस तरह से आगे बढ़ चुकी थी, उस तरह से हिंदुस्तान के अंदर नए लोग, नए पर्यावरण जो विदेशों से पढ़ के आए थे वो आ चुके थे और नए लोग इस आंदोलन के अंदर जुड़ते चले गए। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, इसमें नए नए शब्दावलियां जुड़ने लग गई। इको फेमिनिज्म, डीप इकोलॉजी जैसे चीजें, पर्यावरण जैसी चीजें, पर्यावरण संरक्षण जैसी चीजें, पेड़ नहीं कटने चाहिए जैसी चीजें जुड़ती चली गई। और ये जो है, ये जो प्राकृतिक संपदा पर अपने अधिकारों की लड़ाई थी, वो धीरे धीरे वो लड़ाई एक पर्यावरण आंदोलन की तरफ बढ़ती चली गई। और दूसरी तरफ एक तरफ सरकार, अच्छा, अब जब चूंकि बाहर के लोग आ गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सरकार से बात करेंगे, बात भी होनी भी चाहिए आंदोलन के दौर में, आंदोलन तो खत्म हो जाएंगे। तो सरकार एक तरफ प्रपंच करती रही और दूसरी तरफ सरकार ने क्या किया कि एक तरफ आंदोलनकारियों से बातचीत करती रही और प्रपंच करती रही, मैं कहूंगा कि बात करने का प्रपंच करती रही, और दूसरी तरफ अपने कानूनों को और कठोर बनाती चली। जैसे जो 1931 का वन पंचायत का कानून है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बिल्कुल बाहर रखा गया था, 1976 में पहली बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डाल दिया गया उसके अंदर। और अब कहा गया कि अब जो वन पंचायत अपना प्लान बनाएगी उसके लिए उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिखाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह कि उसने कहा था कि वो सिर्फ सीसी करेगा, उसको एक कार्बन कॉपी भेजेगा, उस पर उसको डीएफओ से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये परमिशन लेने का मुद्दा 2000 के बाद आया जब राज्य बन गया, और 2005 के बाद तो स्थिति ये हो गई है कि पूरी तरह से वन पंचायतें वन विभाग के नियंत्रण में है। आज लगभग 12,500 वन पंचायतें हैं जो डिफंक्ट पड़ी हुई है, और उसका जो हेड है वो एक कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर है, पीसीसीएफ है, और वो क्या काम कर रहे हैं हमें मालूम नहीं। खैर, उस पर हम कभी और चर्चा में रिक्वेस्ट करूंगा गांधी पीस फाउंडेशन, सॉरी, राजीव गांधी फाउंडेशन से कि आप इस पर थोड़ा सा काम करें कि वन पंचायतों को लेकर हमें काम करना चाहिए। 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण कानून आया था, उसके बाद जो है सरकार की जो वन्य जीवों को बचाने की जो प्राथमिकता है वो बढ़ गई, और उनका एक मुख्य ये हो गया कि भाई इनको बचाना बहुत जरूरी है। ये भी एक नई शब्दावली इस पूरे के पूरे आंदोलन के अंदर घुस गई। और इसी बीच में सरकार ने, यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने आंदोलनकारियों से बात करी, क्योंकि चंडी प्रसाद भट्ट जी ने ही उनका नाम सजेस्ट किया था, शायद बहुगुणा जी को, तो उन्होंने उनसे बात करी और सर्वोदयों ने अल्मोड़ा के अंदर एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर ये कहते हैं कि जब तक ये आंदोलन का कोई फैसला नहीं हो सकता तब तक इस क्षेत्र में हरे पेड़ों के व्यावसायिक कटान पर रोक लगाई जाए। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, व्यावसायिक कटान पर रोक लगाई जाए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने 1980 के आसपास में एक और 1979-80 के आसपास में एक नई कमेटी का गठन किया। उसमें एमएस स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी उस कमेटी के सदस्य थे। उस कमेटी ने नया एक वो जोड़ दिया, शायद मार्च 1981 का कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है कि 1000 मीटर मीन सी लेवल से, मतलब समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊंचाई के क्षेत्रों में हरे पेड़ों के कटान पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। पहले व्यावसायिक कटान था, बाद में वो हरे पेड़ों के कटान की बात हो गई। आज अगर एनालिसिस किया जाए तो 40 साल हो गए इस बात को कि जब से पेड़ कटाने की रोकने की बात करी है। 40 साल के अंदर हमने अभी तक उसका एनालिसिस नहीं किया है, रिव्यू नहीं किया है कि उस फैसले से पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, पर्वतीय क्षेत्र के गांवों को फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। चीड़, खड़ी जैसे जो पेड़ है वो गांव के अंदर अतिक्रमण कर चुके हैं, घरों तक पहुंच चुके हैं, लोग हरा पेड़ काट नहीं पा रहे। बड़े पैमाने पर लोग चाहते हैं कि वो वृक्ष खेती करें, लेकिन वृक्ष खेती करेंगे कैसे? वृक्ष को काटने की इजाजत तो है ही नहीं। तो जंगली पेड़ों को लोग अब क्या कर रहे हैं कि अपने जो छोटा सा ही हो रहा है उसी को वहीं पे खत्म कर देते हैं, नुकसान कर दे रहे हैं। अगर
इजाजत दे दी जाए या इसका रिव्यू हो जाए कि पेड़ों को काटने का इजाजत दे दी जाए, तो लोग फिर आज की डेट में जो बंजर गांव पड़े हुए हैं जहां जंगली जानवरों ने कब्जा कर लिया है, उनमें वृक्ष खेती कर सकते हैं और वृक्ष खेती के तौर पर वो पैसे कमा सकते हैं, जिस पर नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले मैंने पेड़ों के काटने को लेकर बोला है कि एक तरफ हमारे को पिछले 40 साल से पेड़ों के काटने पर, एक मकान बनाने के लिए, कोई भी डेवलपमेंट का काम करने के लिए पेड़ काटने की इजाजत नहीं है, और दूसरी तरफ ये जो चारधाम सड़क बनी है जिसको लेकर ऑल वेदर रोड उसको कहा गया, लेकिन इस वेदर में आप देख लीजिए 2 बारिश के बाद ही वो रोड जो है 10 जगह में टूट चुकी है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं उसमें। उस सड़क को चौड़ा करने के लिए 56,000 पेड़ों को ऑफिशियली काटा गया, 56,000 पेड़ को काटा गया। और पेड़ की डेफिनेशन जो इनकी होती है वो गांधीयंस की डेफिनेशन के थोड़ा अलग होती है। गांधीयंस की डेफिनेशन में अगर लता भी है, छोटी छोटी झाड़ियां भी है, वो भी अगर पेड़ है तो इनकी उसमें एक खास मोटाई से ऊपर को पेड़ को बोलते हैं। तो 56,000 पेड़ ऑफिशियली काटे गए। देहरादून और दिल्ली के बीच में ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, नाम है उसका ग्रीन कॉरिडोर। उसके अंदर 20 किलोमीटर चौड़ी एक क्षेत्र है, गणेशपुर से लेके और ये देहरादून की जो एंट्री पॉइंट है वहां तक, उसके डाटकाली तक के बीच में, आशारोड़ी चौकी के बीच का 20 किलोमीटर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट ने 11,000 पेड़ काटने की ऑफिशियल परमिशन दी है। ये स्थिति इसमें हो गई है। और इसलिए जो आंदोलन, चिपको आंदोलन को लेकर मैं बोलता हूं कि चिपको आंदोलन जैसे जैसे बढ़ा और जैसे जैसे बाहरी लोगों का इसके अंदर एंट्री हुई, वैसे वैसे ये आंदोलन कमजोर पड़ता चला गया। और जो इसका ओरिजिनल थॉट था कि जो स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, जो स्थानीय लोगों को काम मिले, स्थानीय लोगों का उसके साथ एक संबंध हो, विकसित हो। सैकड़ों सालों से भुटिया ट्राइब, हजारों सालों से भुटिया ट्राइब का जंगलों के साथ रिश्ता था। वो अपने सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए उन जंगलों के अंदर जाते थे। और सरकार ने क्या किया, कहा कि जो कम्युनिटी जंगल बचा रही थी, किससे? सरकार से। सरकार ने इन्हीं बाहर के जो पर्यावरणविद थे, जो पढ़े लिखे पर्यावरणविद आए थे, जिनका सीधा संबंध वहां के आंदोलन से नहीं था, जो डीप इकोलॉजी और फेमिनिज्म की बात करते, फेमिनिस्ट इकोलॉजी की बात कर रहे थे, उन लोगों के दबाव में 1982 के अंदर इस पूरे क्षेत्र को नंदा देवी बायोस्फीयर के तौर पर घोषित कर दिया और कहा कि जैव संसाधन यहाँ के बचाए जाने चाहिए और ये बहुत सेंसिटिव जोन है, इसलिए इसके अंदर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बेचारा भुटिया 1962 के वॉर के बाद पहले ही कमजोर हो चुका था, आर्थिक तौर पे टूट चुका था, उसकी जो रही सही कमर थी उसको भी तोड़ दिया गया। और 1982 के लेके वही भुटिया कम्युनिटी ठीक उसके 8 साल बाद, 9 साल के बाद 1990 में उसी गौरा देवी के नेतृत्व में और गोविंद सिंह रावत के नेतृत्व में छीनो झपटो आंदोलन करने के लिए मजबूर होती है। जो समुदाय की आजीविका का प्रश्न था, आज संस्कृति का प्रश्न था, इस पूरे आंदोलन ने उसको धीरे धीरे छोड़ दिया और आंदोलन अपने जो जगह थी वहां से खिसककर कहीं और चला गया। नंदा देवी बायोस्फीयर को लेकर मैंने कहा कि जो बहुत सेंसिटिव एरिया है, सरकार ने कहा पिछले 20-40 साल से उसके अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, भेड़ बकरी नहीं चुका सकते लोग, आप जो लकड़ी नहीं काट सकते, वहां से आप छोटी मोटी जड़ी बूटियां नहीं ले सकते। लेकिन उसी क्षेत्र के अंदर जो गोविंद घाट है, जहां से फूलों की घाटी के लिए जाते हैं या जो हेमकुंड साहब के लिए जाते हैं, वहां पर 2 हेलीपैड बन चुके हैं और तीसरा हेलीपैड 15,000 फीट की ऊंचाई पर प्रस्तावित है, जिसका काम आजकल चल रहा है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ ब्लू पॉपी जो है वो भी होती है और ब्रह्म कमल वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में नया हेलीपैड बनाने की बात चल रही है। 15 किलोमीटर का 2 हेलीपैड बनाने की क्या जरूरत है, जबकि उसी क्षेत्र में अभी एक रोपवे बनाने के लिए ऑलरेडी इस पर बातचीत हो चुकी है। तो उस क्षेत्र के अंदर, रैनी क्षेत्र के अंदर सेंसिटिव एरिया हम कह रहे हैं, लेकिन जो डैम है, जो डैम में पिछले साल भीषण दुर्घटना हुई थी, लगभग 300-350 लोग मारे गए थे, अभी तक भी कई लोगों का पता नहीं चल रहा है। जो सुरंगें खोदी जा रही है, जो बारूद जिस तरह से वहां पर ब्लास्टिंग की जा रही है, क्या उससे कुछ क्षेत्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी? तो इस पूरे में चिपको आंदोलन और चिपको आंदोलन के जो नेता हैं वो साइलेंट है, उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोल रहे, वो प्रश्न नहीं कर रहे। वो उन जो कमेटियों में थे, जो मीटिंग्स में शामिल थे, कि वो नहीं कह रहे कि यार तुमने कल तो ये कहा था कि सेंसिटिव चेन है, आपने कहा था इतना सेंसिटिव है कि यहाँ कोई नहीं जाएगा, ह्यूमन इंटेंशन नहीं रहेगी। तो फिर रैनी गांव के ठीक नीचे बांध कैसे बन रहा है? फूलों की घाटी के ठीक ऊपर 15,000-15,500 फीट की ऊंचाई पर आप हेलीपैड कैसे बना रहे हैं? कैसे वहां पे हेलीपैड जाएंगे? उस पर कोई चिपको आंदोलन ने कभी बात नहीं करी है। और चिपको आंदोलन ने जो चिपको आंदोलन था मेरी नजर में, वो एक जो स्थानीय लोगों का जो दुख था, जो गुस्सा था, जो आकांक्षाएं थी, जो मांगे थी, उसको एक मैनिफेस्टेशन था, उसको प्रदर्शित किया उस आंदोलन ने। लेकिन परिणति क्या हुई?
परिणति हुई कि लोग वहां के ठगे से रह गए। आज अगर मैं एक पहाड़ी होने के नाते अगर मैं देखता हूं कि मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, जंगली जानवर मेरे घर के अंदर घुस चुके, जंगल मेरे घर के अंदर घुस चुका है, मेरे पास एक पेड़ काटने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर मेरे को जंगली जानवर मेरे को कोई नुकसान कर देता है, जान माल की हानि होती है, मेरे घर के अंदर घुस जाते हैं, तो मैं जंगली जानवर का कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ कोई होता है। एक और चीज जो मैं इस पर विशेष तौर पर बोलना चाहूंगा वो है सामरिक महत्व। इस क्षेत्र का एक सामरिक महत्व है। जिस तरह से जंगल से लोगों को भगाया जा रहा है, जिस तरह से जंगल से लोग खत्म किए जा रहे हैं, जंगलों से निस्ता खत्म किया जा रहा है, ये आने वाले टाइम में इस क्षेत्र की सामरिक जो जरूरतें हैं उसके लिए सचमुच खतरा होगा। जो उत्तराखंड पलायन आयोग ने पिछली बार बोला कि लगभग 1,500 गांव लगभग खाली हो चुके हैं, 1,000 तो मेरे ख्याल से खाली हो चुके हैं और बाकी के 500-700 ऐसे हैं जिसमें आबादी 20 या 25 हो चुकी है। तो अब मैं शायद ज्यादा देर बोल चुका है, मैं सिर्फ इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये जो पूरे के जो वन आंदोलन की जो आजकल हम परिकल्पना है, जिसमें मैं भी बहुत दिनों से शामिल हूँ, 15-20 साल से तो मैं भी लगातार वन आंदोलन के साथ लड़ रहा हूँ। ये जो घास, लकड़ी, पानी, छोटी मोटी जड़ी बूटियों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन सीधे सीधे उन कानूनों को बदलने की बात हमें करनी चाहिए, चाहे वो 1865 का कानून हो, चाहे 1878 का कानून हो, 1894 का कानून हो, कि जिसके तहत वनों को हमसे छीन लिया गया और 71% वन भूमि होने के बावजूद, 71% तो पूरे उत्तराखंड की है, लेकिन अगर पर्वतीय जिलों के 8 जिलों की मैं बात करता हूँ, 90% भूमि वन है। वो वन भूमि हमारे किसी रोजगार के काम नहीं आ रही, हमारी आजीविका से दूर उसको कर दिया गया है। और यही कारण है कि पहाड़ी बड़े पैमाने पर दिल्ली के होटलों में, दिल्ली के झुग्गी बस्तियों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। इससे जहां एक तरफ पहाड़ के लोगों को नुकसान हो रहा है, उनकी संस्कृति को नुकसान हो रहा है, उनकी सभ्यता को नुकसान हो रहा है, वहीं शहरों पर दबाव बन रहा है। और शहरों पर जो दबाव बन रहा है उसको फिर उसकी प्रतिपूर्ति के लिए जिस तरह से हमको दोहन करना पड़ रहा है प्राकृतिक संपदाओं का, वो आने वाले टाइम में सस्टेनेबल तो कहीं से भी नहीं है, सतत विकास तो कहीं से नहीं है, वो एक खतरा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, खासकर आरजीएफ से मेरा निवेदन है कि आवश्यकता है एक नए चिपको आंदोलन को करने की, लेकिन उससे पहले जो चिपको आंदोलन में 70 से लेके और 90 के बीच के जो दौर था कि कैसे कैसे उसमें घटा है, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने की जरूरत है, इमोशनल नहीं। हम इमोशनल हो जाते हैं पहाड़ी लोग, हमको लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया आंदोलन था, हम इसके खिलाफ नहीं बोल सकते, हमें इस पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, हम उस पर इमोशनली नहीं, वैज्ञानिक तौर पर उसका एनालिसिस किया जाना चाहिए और इस तरह से काम किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लगे कुछ मेरे से कोई सवाल होगा तो मैं आगे जवाब दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम बहुखुमनी जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस आंदोलन का विश्लेषण किया है, इसके कॉन्टेक्स्ट में गए हैं, हिस्टोरिकली ये किस तरह से इसके बीज कहाँ बोए गए थे और एक्चुअल में ये आंदोलन इस चीज का मैनिफेस्टेशन था, ये आपने बखूबी बताया। आज के परिदृश्य में चिपको आंदोलन की क्या सीख है, क्या हम उसके अनुभवों को से आज हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपने बहुत शानदार तरीके से बोला है। जरूरी नहीं है कि हम किसी अच्छी चीज के सब अच्छाइयाँ के बारे में बात करें, उसको क्रिटिकली देखना भी उतना ही जरूरी होता है, ताकि हम आने वाले समय के लिए नए रास्ते खोज सकें। ये बहुत जरूरी है और ये आपने अपने वक्तव्य में बहुत बखूबी इसकी बात की है। ये जरूरी है, ये भी बात सच है कि चिपको में जो जुड़े लोग थे वो आज ऋणी की घटना या उस तरह की और घटनाओं पे उस तरह से मुखर नहीं हो पाए हैं। लेकिन ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि चिपको से जुड़े हुए जो लोग थे अब वो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, प्रेम भाई की जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उस विरासत को आगे ले जाएं। चिपको की जो विरासत है, जो उसका अच्छाइयाँ हैं, जो उससे हमारी सीख है, उसको हम आगे ले जाएं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम जो है बार बार अब उन लोगों से उतनी ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है और उन्होंने अपना बहुत कुछ काम किया है और हमारे सामने एक बड़ी विरासत भी रखी है। तो हम हमारे लिए एक विरासत है और एक अच्छी सीख है। तो धन्यवाद बहुखुमनी जी इस चर्चा के लिए। ठीक है, तो आज का दो वक्ताओं को हमने सुना।
मुरारी लाल जी ने आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ, उसमें उन्होंने किस तरह की भूमिका निभाई और उसके बाद किस तरह के रचनात्मक कार्य हुए और उन्होंने खुद किस तरह के रचनात्मक कार्य किए, उसके बारे में बताया। डॉक्टर बोखुंडी ने उसका बेहतरीन एनालिसिस किया उस पूरे आंदोलन का, किस तरह के लोग उसमें जुड़े हुए थे, उनके क्या क्या अपने गुण दोष थे, उसके बारे में उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बताया है। तो एक तरह से अब कह सकते हैं कि ये अच्छा एक एनालिसिस हमारे सामने आया। उसके अलावा जो वीडियो आदिल और उसकी टीम ने बनाया है, उसने एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप किया है इस पूरी चर्चा का। तो हमारा प्रोग्राम फिर इसी के साथ हम वाइंड अप कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी वक्ताओं का और बाकी के प्रतिभागियों का तहे दिल से शुक्रिया राजीव गांधी फाउंडेशन की ओर से। मैं जाते जाते अपने साथियों का धन्यवाद करूंगा जिनकी वजह से हम ये पूरी तैयारी कर पाए। इसमें रजनीश बिष्ट हैं, आदिल है, अरुण है और सृष्टि है जिन्होंने इसके लिए मेहनत की है इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।